नमस्कार, मैं साहिल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग स्वर और व्यंजन यानी कि हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित 5 प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, जो एपिसोड 4 था वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ध्वनियों के संबंध में एक सामान्य समझ मिलेगी, सामान्य समझ बनेगी आपकी। उसको देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे हम हिंदी की ध्वनियों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। फिर ये जो स्वर है और ये जो व्यंजन है, इसके आगे वर्गीकरण भी हम किस तरह से करते हैं, उससे संबंधित 5 प्रश्नों पर हम बात आज करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? जो स्वर होते हैं उन स्वरों को हिंदी में 9 या 10 आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। उनमें से एक आधार है आपका उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, ये हम 2 भेद करते हैं। पहला भेद होता है ह्रस्व, दूसरा भेद होता है आपका दीर्घ, और बहुत सी किताबों में एक तीसरा भेद भी मिलेगा, प्लुत। अब यहां आपने एक चीज पर ध्यान दिया होगा कि इस लाइन को मैंने तोड़ तोड़ कर बनाया है। तोड़ तोड़ कर क्यों बनाया है? ताकि ये ध्यान रहे कि मूलतः ये भेद नहीं है और हिंदी में इसे नहीं मानते, इसे संस्कृत में माना जाता था। ह्रस्व का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में काफी कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ, जिसमें आपका ह्रस्व स्वरों की तुलना में जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ कहते हैं। और प्लुत में माना जाता था कि ह्रस्व की तुलना में 3 गुना समय लगता था, तिगुना समय। तो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके 4, अ, ई, उ और री। अब री की स्थिति को लेकर विवाद है। विवाद क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हिंदी के भाषा वैज्ञानिक हैं वो री को स्वर नहीं मानते, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी भी आपके जो परीक्षा बनाने वाले व्यक्ति होते हैं वो संस्कृत व्याकरण को आधार बनाकर ही सामान्यतः परीक्षाएं बनाते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि वो प्रश्न जब संस्कृत को आधार बनाकर बना रहे हैं तो ये संभावना है कि वो री को भी मान ले। इसलिए मैं आपको बताते चलता हूँ कि भाई संस्कृत में क्या मानते हैं। तो संस्कृत में 3 ह्रस्व या लघु स्वर माने जाते हैं, अ, ई, उ और रे। और इसके अलावा अन्य स्वर हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक। और प्लुत क्या होता था? ओम। आप बोलते थे ना, अब जैसे ओम बोलते हैं हम, जैसे सोहम शब्द है, सोहम, ठीक। हालांकि हा नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि वो लग गया, तो इसमें इसके उच्चारण को बहुत खींचा जाता है, सोहम, ऐसे ओम। तो वो होते थे प्लुत स्वर, लेकिन प्लुत स्वर हिंदी में होते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 ही भेद होंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये 4 ह्रस्व हो गए और अन्य स्वर जो कि 7 हैं वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक। अब इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है? अ है, बाकी तीनों क्या है? दीर्घ स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब
आपके उत्पत्ति या प्रकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। वो प्रश्न था उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उससे, और ये प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उससे। उत्पत्ति या प्रकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो इसमें हम स्वरों को दो भेदों में बांटते हैं, दो प्रकार मानते हैं। एक मानते हैं मूल स्वर, और दूसरा मानते हैं संधि या संध्य स्वर। जो भी आपके ह्रस्व स्वर होते हैं ना, वो सब के सब मूल स्वर में आ जाते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। मूल स्वर का मतलब क्या है कि मूल रूप से ये चार स्वर ही हमारे पास थे, और बाकी जितने भी स्वर होंगे वो इन मूल स्वरों की संधि से बनेंगे, यानी इन मूल स्वरों के मिलने से। संधि कहते हैं मिलने को, जोड़ को। फिर जो आपका ये संधि स्वर है ना, इसे भी आगे दो वर्गों में बांटा जाता है। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है आपका दीर्घ स्वर, और दूसरा भेद होता है संयुक्त स्वर। अब ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि ये जो मूल स्वर है, इन मूल स्वरों के दीर्घ रूप। मूल स्वरों के दीर्घ रूप। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब मूल स्वरों के दीर्घ रूप का मतलब क्या है? मूल स्वर कितने हैं पहले ये देख लीजिए। अ, ई, उ और री। तो अ में जब आप अ मिला देते हैं तो बनता है आ। ई में जब आप ई मिला देते हैं तो बनती है ई। उ में जब आप उ मिला देते हैं तो बनता है उ। और संस्कृत में तो री में री भी मिलती थी, और तब बड़ी री बनती थी, लेकिन हिंदी में नहीं। ठीक। अब ये तीन जो है ना, ये तीन आपके दीर्घ स्वर है, जो कि मूल स्वरों के दीर्घ रूप है। और बाकी जितने भी स्वर हैं वो संयुक्त स्वर हैं। बाकी कौन कौन से स्वर बचे हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये चारों आपके संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि ये भी मिलकर इन्हीं से बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी उतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं, जब संधि के बारे में पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। ठीक। तो सभी ह्रस्व स्वर मूल स्वर होते हैं, और सभी दीर्घ या गुरु स्वर आपके संधि स्वर होते हैं। ठीक। अब देखें इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ये जो है आपका, क्योंकि जो आ है वो कैसे बना? अ जमा अ, यानी ये मूल दीर्घ स्वर हो गया। ये कैसे बना? ई जमा ई। ये कैसे बना? उ जमा उ। और जो ओ है ये आपका क्या है? संयुक्त स्वर, ना कि दीर्घ स्वर। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ओ। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम जो करते हैं
वो इस तरह से करते हैं। इसके भी कई सारे आधार होते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के भी, लेकिन हमारे लिए इतना बहुत है फिलहाल। सामान्य आप समझिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण सामान्यतः होता है वो कैसे होता है। आजकल तो भाषाविद नए ढंग से करने लगे हैं इसे भी, लेकिन जो प्राचीन प्रचलित वर्गीकरण है हम उसकी बात यहां पर करेंगे। एक वर्ग मानते हैं वो स्पर्श है या स्पर्शी व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म को संघर्षी भी कहते हैं। स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक 25 व्यंजन, 5 कवर्ग के 5 चवर्ग, फिर 5 टवर्ग, 5 तवर्ग और 5 पवर्ग, कुल ये 25 व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ कौन से होते हैं? य र ल व। और ऊष्म श श स ह। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, तो आप इनका उच्चारण करते हुए महसूस कीजिए श श स ह। एक गर्मी आपके मुंह के भीतर पैदा होती है, एक ऊष्मा, और आपकी हवा भी जो हाथ पर पड़ेगी ना, वो हवा भी थोड़ी गर्म हवा होगी, इसलिए इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देख लीजिए, आपका जो व्य है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। बाकी ग क्या है? स्पर्श व्यंजन। ज क्या है? स्पर्श व्यंजन। और स क्या है आपका? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। यहां पर एक चीज ध्यान रहे जो कि महत्वपूर्ण है, इन चार में से जो य और व है ना, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। यानी ये कहते हैं कि ये है तो व्यंजन, लेकिन ये आधे स्वर भी है, मतलब ये आधे स्वर और आधे व्यंजन है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो श क्या है आपका? ऊष्म या संघर्षी। र क्या है? अंतस्थ। ये देखिए विसर्ग का प्रयोग और ये अनुस्वार का प्रयोग। ध क्या है? स्पर्श। क्यों? क्योंकि ये तवर्ग का है, त थ द ध न। और ल क्या है? य र ल व, यानी कि आपका अंतस्थ। तो उत्तर क्या होगा? ध। और आखिरी प्रश्न है, इनमें से अर्धस्वर कौन सा है? तो दो आपके अर्धस्वर माने जाते हैं, य और व। तो ये 5 प्रश्न थे स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये समझ आए होंगे। अगली जो क्लास होगी हमारी, जो अगला एपिसोड होगा, उसमें हम स्वर और व्यंजनों का जो स्वरों और व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थान के हिसाब से, कहीं कि उन उच्चारण स्थानों के हिसाब से
जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उन पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।